ड्यूटी भी करते रहे, साथ में तैयारी भी करते रहे 8 बार। इतना पेशेंस कहाँ से है आपके अंदर? सर ये एक तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था सर। बैकग्राउंड इतना साधारण है। माता पिता मजदूरी करते थे शुरू से ही। 2009 में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो गया और इसमें सर बहुत सारा क्रेडिट दिल्ली पुलिस का है सर। 2015 में मैंने कोचिंग ली एक बार, तो उसके बाद से सेल्फ स्टडी ही रही। इवन कई बुक्स को मैंने 18-18 बार भी पढ़ा है। तो राम भजन जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लग कैसा रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस चीज की मुझे 8 सालों से तलाश थी और जिसके लिए मैं जी जान से जुटा हुआ था, वो आज मुझे मिल गई, तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले तो आप सर बुला के आप एड्रेस मत करिए, पब्लिक सर मत बुलाइएगा, बहुत है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे साथ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल राम भजन जी हैं, जिन्होंने 8वें अटेम्प्ट में 8 अटेम्प्ट्स, है ना, फाइनली 8वां अटेम्प्ट उनका सक्सेसफुल रहा, जिसमें उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। इतना पेशेंस कहाँ से लेके आए आप? कि मतलब एक तरफ दिल्ली पुलिस जैसे फोर्स की, इतने प्रोफेशनल फोर्स की ड्यूटी भी करते रहे, साथ में तैयारी भी करते रहे 8 बार। इतना पेशेंस कहाँ से है आपके अंदर? सर ये एक तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था सर। बैकग्राउंड इतना साधारण है कि कुछ भी करता, मैं कोशिश करता तो मुझे कुछ मिलने ही वाला था। खोना तो सर पहले से खोया हुआ ही था, कुछ था ही नहीं मेरे पास इतना। मेहनत मजदूरी करने वाला था, मैं खुद भी यही था। तो डेली जो लाइफ है उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था सर। इसलिए सर पैसेंस के साथ मैं करता रहा। मुझे पता था सर कि जैसे मैं सर्विस भी करता हूँ, मेरे पास समय भी कम है। तो जो थक कर बैठने के लिए जो समय चाहिए था वो मेरे पास था ही नहीं सर। अगर वो मैं थोड़ा सा भी समय बर्बाद करता तो ये जो आज सफलता मिली है, ये बिल्कुल तय हो जाता है कि वो मुझे नहीं मिलने वाली। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? कैसा है आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका पर्सनल बैकग्राउंड? पिताजी क्या करते थे, माँ क्या करती थी? आपने कैसे दिल्ली पुलिस में नौकरी पाई? माता पिता मजदूरी करते थे शुरू से ही। और जैसे ही शारीरिक रूप से मैं भी सक्षम हुआ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, तो तब से मैंने हेल्प की। और हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए और घर के जो जरूरतें हैं उनमें हाथ बटाने के लिए मैंने खुद भी किया काम। और चूना पत्थर के जो संस्थान है वहां पे पत्थर तोड़े अपने हाथों से, चोट भी लग जाती थी बच्चे में। घर वाले भी सोचते थे, वो भी मजबूर होते थे कि ये काम करना पड़ रहा है, बच्चे से करवाना पड़ रहा है। तो वो सब किया, तो फिर मुझे लगा कि शुरुआत में पुलिस में जाना चाहिए। तो 2009 में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो गया। उसके बाद जो हमारी परिवार की जो समस्याएं थोड़ी कम हुई, आर्थिक प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो गई, तो वो उसके बाद मैंने सर वो संभालते हुए परिवार की जिम्मेदारी और ड्यूटी भी करते हुए साथ साथ स्ट्रगल अपना बनाए रखा। और मेरा यही ध्येय था कि मैं जिन मुसीबतों से, जिन हालातों से गुजरा हूँ, उन हालातों से कोई और अगर मेरी वजह से ना गुजरे तो मैं उसकी हर संभव प्रयास मदद करूं और इस लायक मैं अपने आप को बना पाऊं। जो रैंक आई है आपकी, पहले तो वो रैंक बताइए, और उस रैंक से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर से तैयारी करने लग जाएंगे आगे? और जी मेरी 667वीं रैंक आई है। इंटरव्यू में मुझे थोड़े कम मार्क्स मिले हैं जितनी मुझे अपेक्षा थी। तो सर मुझे लग रहा है कि अभी मुझे प्रॉपर उसमें वो पोस्ट नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नवा प्रयास। वो 28 मई को एग्जाम होने वाला है, तो मैं उसमें फिर से अपना जी जान से प्रयास करूंगा सर। तो मतलब आप अभी एक और जो आखिरी अटेम्प्ट आपका बचा है वो आप देने की तैयारी कर रहे हैं, राइट? जी तो एक बात बताइए, यूजुअली दिल्ली पुलिस में बड़े सारे कांस्टेबल्स होंगे, है ना? और जब उनको नौकरी मिल जाती है तो एक तरीके तसल्ली होती है कि चलो अब तो नौकरी मिल गई, अब इसी में खुश रहेंगे। आपको भी दिल्ली पुलिस की नौकरी मिल गई, इतनी प्रोफेशनल फोर्स है ना, वर्क कल्चर से लेकर सैलरी बाकी के स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में बेहतर है। तो आपको क्यों नहीं लगा कि आप इसमें सेटिस्फाइड हैं, और आपके अंदर वो ललक क्यों थी कि अभी और करना है, इस स्केल तक करना है कि यूपीएससी निकालनी है? जी जब मेरा ध्येय ये था कि जो भावग्रस्त जीवन है उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपने जैसे लोगों की मदद कर सकूं और अपने परिवार की जो किस्मत है, जो जहाँ जिस परिस्थिति में मैं पैदा हुआ हूँ उस परिस्थितियों को बदलने का पूरा प्रयास करूँ। तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म लगा। और सर इसमें मुझे दिल्ली पुलिस का मतलब मेरे लिए काफी सौभाग्यशाली रहा कि मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गया, आर्थिक समस्याएं दूर हो गई और मैं ध्यान दे पाया। और दिल्ली जैसे मेट्रो में मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ अवेयरनेस मिली और मुझे काफी हेल्प मिली सर। और इसमें सर बहुत सारा क्रेडिट दिल्ली पुलिस का है सर। दिल्ली पुलिस को आप क्रेडिट देते हैं? आपकी तैयारी में उन लोगों ने किसी तरह की बाधा खड़ी की या आपको मदद करने की कोशिश की? और अगर मतलब मदद की तो किन किन तरीकों की मदद की दिल्ली पुलिस ने आपकी? सर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो यही थी कि ड्यूटी के दौरान समय कम मिलता था, तो डिपार्टमेंट से मुझे टाइमली छुट्टियां मिली।
तो सर ये सबसे बड़ी मदद तो यही हुई। और दूसरी मदद सर, रिसोर्सेज की काफी नीड होती है, और मेरा बैकग्राउंड है तो शुरू से मतलब बाधा यही थी सबसे बड़ी कि रिसोर्सेज ही नहीं है मेरे पास तैयारी करने के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने वो रिसोर्सेज भी उपलब्ध करवाए। तो सर मेरे लिए एकदम वरदान साबित हुआ सर दिल्ली पुलिस में चयनित होना। अरे रामभजन जी, कोचिंग वगैरह भी ली थी क्या? कैसे तैयारी की? सेल्फ स्टडी से की, कोचिंग ली? कितने घंटे ड्यूटी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अगर जो लोग वर्किंग हैं, अगर वो आपसे इंस्पायर होके तैयारी करना चाहें तो थोड़ा उनको बताइए कि आपका तरीका क्या रहा कि 8-10 घंटे की ड्यूटी करते हुए कैसे तैयारी की आपने? जी सर 2015 में मैंने कोचिंग ली एक बार, तो उसके बाद से सेल्फ स्टडी ही रही। मुझे हर बार जैसे एग्जाम देने के बाद पता होता था कि मैंने गलतियां कहाँ की हैं, और मेरा प्रण ये था जब तक मेरी गलतियां मैं खुद से दूर नहीं कर लूं तो उसके बाद मुझे और किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मुझे वो दूर करनी चाहिए। तो हर प्रयास में कुछ कमी आती, मैं उन कमियों को ही दूर करता रहा। तो सर मेरा मानना ये है कि जो सिलेबस है वो फिक्स है, कुछ किताबें होती है जो स्टैंडर्ड बुक्स है उन्हीं को बार बार पढ़ना चाहिए। इवन कई बुक्स को मैंने 18-18 बार भी पढ़ा है। तो बार बार रिवीजन करना सर वो काफी फायदेमंद रहा। थोड़ा सर करंट अफेयर से अवेयर रहना, एक न्यूज़पेपर पढ़ना, और जो समय मिल रहा है सर उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। तो सर जैसे डिपार्टमेंट में है ड्यूटीज है काफी हार्ड होती थी, पर उसके लिए मेरे अपने टूल्स थे सर। जैसे ड्यूटी खत्म हो गई 8 बजे के बाद, तो मैं रूम लेके रहता था फैमिली से दूर। मेरे पास जो भी समय होता था उसमें मैं ये सोचता था कितना कम से कम समय है जो मैं अपने रूटीन पे खर्च कर सकता हूँ। उसके बाद का सारा समय यानी कि लगभग 7-8 घंटे मिल जाते थे, और बिना एक भी दिन बर्बाद किए मैं उसको यूज करता था। इसी वजह से सर ये संभव हो पाया। फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं आदमी जब ऐसे दो चीजों के बीच में बिल्कुल फिक्स में होता है कि ड्यूटी भी करनी है, तैयारी भी करनी है, तो फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं आप? सर फैमिली लाइफ को मैनेज करने में लाइफ पार्टनर का काफी सहयोग मिला, वाइफ का। उन्होंने मेरी काफी सारी जिम्मेदारियां खुद ही निर्वहन कर ली, तो उससे काफी हेल्प मिली। और मैक्सिमम सर 2 बच्चे भी हैं, कोशिश की पूरी की सब चीजों में तालमेल बना पाए। पर सर जैसे कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो सर उन लोगों ने खोया है सर, बच्चों ने और उनकी माँ ने, उन लोगों ने खोया है कि उनको मैं टाइमली मिला नहीं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अब मैं वो सारे भाव, वो जो उन्होंने स्ट्रगल किया है वो सब उनको अच्छा परिणाम मिले। और सर बेशक सबको मिला है परिणाम। आप किस जिले से हैं? कौन से राज्य के किस जिले से हैं आप? सर मैं राजस्थान के दौसा जिले का निवासी। तो वहां कोई गांव होगा, शहरी इलाके से हैं, गांव से हैं आप? सर गांव से हूँ, और गांव से ही मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो। तो ये पढ़ाई किस किस स्टेज में, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ाई की, थोड़ा ये भी बताइए आप। सर 10th तक की एजुकेशन मैंने अपने गांव के स्कूल से की। उसके बाद जो जिला मुख्यालय वहाँ के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। फिर 2009 में कांस्टेबल भर्ती होने के बाद डिपार्टमेंट में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके साथ सर नेट जेआरएफ किया, और उसके बाद मैंने सर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। बाद जो सीनियर्स आपके रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि उनको आपको सर कह के बुलाना पड़े, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जी, जैसे ही सर आपको लगा कि आप मुझे सर मत बोलो, सर मैं अपने बराबर वालों को भी ऐसे रेस्पेक्ट से ही बोलता हूँ। कई बार समझाया बराबर वालों ने कि आप हमें सर मत बोलो, हम तो बराबर के ही हैं। पर मेरा मानना है सर कि रेस्पेक्ट देना मतलब अच्छी बात है, और मेरे अंदर ये है कि मैं रेस्पेक्ट देता हूँ। तो मैं सबको देता हूँ सर, सीनियर्स को भी और बराबर वालों को, इवन सर जूनियर्स को भी उतना ही रेस्पेक्ट देता हूँ सर। तो वही तो सीनियर से जब बातचीत हुई होगी, जिनको अभी तक आप सर बोलते हैं, उनकी डेजिग्नेशन की वजह से, उनके पद की वजह से, तो वो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जब उनको पता चलेगा कि ठीक है कि रामभजन जी तो अब मतलब यूपीएससी निकाल के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफिसर बन जाएंगे और अब हम लोगों को उनको सर बुलाना पड़ेगा, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आप? सर सबने बधाई दी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, और बड़े खुश हुए कि आपने हमारा दिल्ली पुलिस का नाम रोशन किया है और हमें आप पर गर्व है। और सर मैं भी मतलब उनका जो सर मार्गदर्शन जैसे मुझे मिला है वो उन लोगों को भी मिले, डिपार्टमेंट के जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट मिले। मैं सर यही उम्मीद करता हूँ, और यही सर मेरी से गुजारिश रहती है जब वो मुझे बधाई देते हैं। आखिरी चीज है कि कुछ वही 800-900 हजार लोगों के आसपास की सीट होती है जो लोग पास कर जाते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। इसके पहले आप 7 बार रह गए, 7 बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जो लोग अभी होपलेस होंगे, जिनके पास अटेम्प्ट्स बचा हुआ है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने किस तरीके से डील किया था जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, तो आप कैसे डील करते थे उस सिचुएशन से? सर जो निराश होने के लिए, थक के बैठने के लिए भी समय होता है, और ये इतनी लंबी तैयारी है कि एक जो समय है 1 मिनट का भी वो अपना वसूल करता है अगर हमने बर्बाद किया तो। मैंने हमेशा से यही सोचा कि ये प्रयास तो मेरा असफल हो गया, पर अगर आगे मैंने इस निराशा में बैठ के और समय व्यतीत किया तो अगला प्रयास भी ऐसा ही हो जाएगा।
तो मैंने सर, मेरे पास थक के बैठने के लिए समय ही नहीं था सर, निराश होने के लिए भी समय ही नहीं था। इसलिए सर मैं जो भावी युवा है जो तैयारी करना चाहते हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा प्रयास अंतिम हो जाए, इसलिए हर प्रयास को यही मान के कि यही प्रयास अंतिम है और पूरी जान लगा के तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत बधाई हो अनगढ़ की तरफ से। थैंक यू सो मच कि आपने बात करने के लिए वक्त निकाला। आप एक और अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको मतलब यही विश करेंगे कि आपका वो अटेम्प्ट आपकी रैंकिंग को बेटर कर लीजिए। बाकी जो लोग रह गए हों, जिनका नहीं निकल पाए इस बार, उनको मतलब राम भजन जी यही कह रहे हैं कि हर अटेम्प्ट, अगर जो आपका अभी वाला अटेम्प्ट फेल हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। अगर आपके अटेम्प्ट्स बचे हुए तो टाइम बिल्कुल मत बर्बाद करें, 100% जी जान लगा के अगले अटेम्प्ट की तैयारी करें। 8वें अटेम्प्ट में जब राम भजन जी सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो जो लोग बाकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही होगी, उनका नहीं हुआ, वो थोड़ी और जान लगाए, हो सकता है कि अगली बार वो निकाल ले जाए यूपीएससी की सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा है। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। वेलकम सर।